पूरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा, उसका जश्न आज हम मना रहे हैं सब एकत्रित होकर। तो इस जश्न को मनाने के लिए इस सभा में जितने व्यक्ति उपस्थित हैं सभी गणमान्यों को मेरा प्रणाम। मेरा परिचय तो दिया जा चुका है बहुत, जो भी गणमान्य मंचासीन है, लेकिन मैं अपना परिचय वही देना चाहूंगी जिसके दिवस के रूप में मैं एक महिला हूँ और जिसको सशक्त करने के लिए कल का दिन सुनिश्चित किया है हमारे समाज ने 8 मार्च। आशावादी हूँ और अभिलाषी हूँ, तो ये चाहती हूँ कि जो ये उत्साह हमारे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है मात्र एक दिन नहीं दिखना चाहिए। प्रत्येक दिन महिला का दिन है, प्रत्येक दिन मानवता का दिन है और उस मानवता का जिसके केंद्र बिंदु में महिला है। और हम सब महिलाएं, ये कितनी मेरे ख्याल से ये बहुत भ्रामक लाइन है कि महिला को सशक्त करने के लिए हमने एक दिन निर्धारित कर दिया। कितना दोहरा चरित्र है हमारे समाज का। सत्य स्वरूपा बना के जिसकी 9 दिन पूजा करते हैं, उसके सशक्तिकरण के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया है कि उसको सशक्त करने की हमें आवश्यकता है। जिसको सृजन का अधिकार देकर ईश्वर ने अपने समक्ष बिठा रखा है, उसको किसी के सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं, ये हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। सिर्फ मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। हमें शिक्षा के माध्यम से बताने की आवश्यकता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ महिलाएं अबला नहीं होती थी, रूढ़िवादी नहीं होती थी, मैत्रेयी और गार्गी जैसी महिलाएं होती थी जो लोग उसके साथ शास्त्रार्थ करती थी बैठ के। ऐसी महिलाएं हमारे समाज में हुई और समाज ने कैसे बदलाव लाया, समाज ने कैसे बदला। प्रत्येक व्यक्ति को किसी को अधिकार की आवश्यकता है, किसी को जमीन की आवश्यकता है, किसी को घर की आवश्यकता है, किसी को किसी अधिकार की आवश्यकता है। आज हमारी स्थिति यह हो गई इस वर्ग की कि हमें जन्म के अधिकार की आवश्यकता है। हमें जन्म तो लेने दो, हमें जन्म के अधिकार की आवश्यकता पड़ी। समाज ने वहां से हमारे समाज ने कहाँ परिवर्तन किया, शायद इसलिए इस दिन को सुनिश्चित किया गया। मैं अपनी बात को फिर दोहराती हूँ, सशक्त करने की आवश्यकता शायद इस मानसिक परिवर्तन के कारण पड़ी। आप सबके समक्ष अभिव्यक्ति के लिए मैंने कुछ चीजों को मैं सुन रही थी, तो मैंने एक बहुत सुप्रसिद्ध राजनेता को सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना एक अनुभव बताया जिसपे मैंने कहा कि जन्म के अधिकार के लिए कैसे लड़ रहे हैं हम और आप। और एक महिला थी पंजाब की जिसको पहले से 2 बेटियां थी और तीसरी बार उसने गर्भ धारण किया था। उसके पति ने कहा कि अगर तीसरी बार पुत्री हुई, तीसरी बार बेटी हुई तो उसको लेके घर से निकल जाना, तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो महिला अपने मायके गई। 9वें महीने में उसने फिर एक पुत्री को जन्म दिया। तो उस महिला के भाई ने उसको फोन करके कहा कि जीजा जी से बात हो गई है, अगर इस पुत्री को तुम मार देती हो और ऐसे तरीके से मारती हो कि पुलिस का लफड़ा ना हो। मैं बहुत बेसिक शब्द यूज कर रही हूँ कि पुलिस का कोई अगर चर्चा ना हो, ऐसे तो अगर इसकी मृत्यु कारित कर देती हो तो फिर घर में तुम्हारी वापसी हो सकती है, नहीं तो जीजा जी तुमको फिर पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उस महिला ने प्रयास किया। नवंबर दिसंबर की रात थी, उस महिला ने अपनी पुत्री के शरीर से सारे वस्त्र निकाले, उसको एक घाट पे बाहर बिछा के उसको सुला दिया और चौखट पर खुद बैठ गई। अपनी पुत्री के मरने का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते उसको नींद आ गई और सुबह में उसकी नींद खुली भोर में, तो वो डरते हुए अपनी पुत्री के पास नहीं गई, पुत्री के मृतक शरीर के पास कि मेरी पुत्री मर गई होगी। अब मैं चिल्लाऊंगी कि मेरी पुत्री मर गई तो शायद पुलिस जांच पड़ताल न करे और फिर मुझे अपने पति के घर में आश्रय मिल जाए। लेकिन उसने देखा कि उसकी पुत्री का पूरा शरीर नीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो जीवन के लिए लड़ रही थी। उस दिन उस महिला ने सुनिश्चित किया कि जब मेरी पुत्री जीवन के लिए इतना लड़ सकती है तो क्या मैं अपनी पुत्री के लिए इतना नहीं लड़ सकती हूँ। बस इसी मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है कि वो परिवर्तन स्वयं से लाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आजकल बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पे बेटा और बेटी में विभेद किया जाता होगा, क्योंकि अगर विभेद किया जाता तो यहाँ पे मनचासी इतने चेहरे नहीं दिखते, मैं नहीं दिखती
लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमने स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मान लिया है। हमने ये मान लिया है कि जो नैसर्गिक संरचना है स्त्री और पुरुष की, ईश्वर ने हमारी दैनिक संरचना अलग बनाई है, तो हमारे कार्य भी अलग ही बनाए निर्धारित किए होंगे। लेकिन आज तक की महिलाएं ये समझती हैं कि पुरुषों के समकक्ष चलना, पुरुषों को धक्का देके चलना हमारा अधिकार है। ये स्वतंत्रता नहीं, ये स्वतंत्रता है। अगर आपने ये समझ लिया कि हमें किसी को धक्का देके आगे बढ़ना है, तब तो परिवार को, समाज को आप विनष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। पति के पीछे चलती हुई महिलाओं को लोग बोलते हैं कि ये महिलाएं रूढ़िवादी है क्योंकि पति से 2 कदम पीछे चलती है। ऐसा नहीं, हम पति से 2 कदम पीछे इसलिए चलते हैं कि जो निर्बल पुरुष हमारे आगे चल रहा है, जब लड़खड़ाए तो हम उसे रोक लें, क्योंकि हम इतने सशक्त हैं कि हम ही रोक सकते हैं। तो इस मानसिकता की आवश्यकता है। और अपने पति के आप अर्धांगिनी बनिए, किसी पे अधिरोपित होने का प्रयास मत करिए। अगर मेरी बातों ने किसी को आहत किया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सबसे बड़ा योगदान है कि स्त्रियों की जो दुर्दशा है उसमें स्त्रियों का भी योगदान है। एक न्यायिक अधिकारी के रूप में मैंने कार्य किया और मेरा 11 साल का अनुभव है न्यायिक अधिकारी के रूप में। मैंने स्त्रियों के बहुत ऐसे रूप देखे जो मुझे स्वयं देख के बहुत कहूंगी कि मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि स्त्रियां भी ऐसा सोचती हैं। तो आज से आप प्रण लीजिए कि स्त्रियों को सृजन का अधिकार ईश्वर ने इसलिए नहीं दिया कि हम किसी को धक्का देंगे और किसी को विनष्ट करके आगे बढ़ जाए। हमें जो संरचना को संवारने का अधिकार दिया गया है, प्रकृति को सजाने के लिए हमें पैदा किया है ईश्वर ने। तो इस तरह की मानसिकता के साथ आगे बढ़िए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग सामने बैठे हुए हैं जो मेरे वर्ग से आते हैं, मैंने कहा मैं आज न्यायिक पदाधिकारी नहीं, महिला हूँ, सबने अपने जीवन में कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना किया है और उस चुनौतियों को समाधान के रूप में बदला है। इस मंच पर आकर अपने वक्तव्य देने का मौका न मिले न मिले, आपने सबको संदेश दिया है। सबके अंदर एक चुनौती रही होगी, सबका अपना संघर्ष रहा होगा, सबका अपना कर्तव्य रहा होगा और सबका अपना लक्ष्य रहा होगा। और